हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कशन करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। श्वसन तंत्र क्या होता है। हमने पाचन तंत्र में बताया था कि पाचन तंत्र में कार्बन डाइऑक्साइड, जल और सूर्य का प्रकाश था। क्लोरोफिल की उपस्थिति में किसका निर्माण हुआ था? कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन मुक्त हुई थी। ये पाचन तंत्र की उल्टा रिएक्शन होती है। इसमें ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है और CO2 तथा जल का निर्माण होता है और एनर्जी निकलती है ATP के रूप में। इसे सेलुलर रेस्पिरेशन भी कहते हैं। पाचन तंत्र में कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में होता है और श्वसन तंत्र में ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होकर ऊर्जा बनती है। इस प्रोसेस में CO2 का ब्लड में मिलना तथा CO2 का बॉडी से बाहर निकलना शामिल होता है। ब्लड के द्वारा ही O2 प्रत्येक सेल तक पहुंच जाता है। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के आदान प्रदान में जो भाग लेने वाले अंग होते हैं वो दो प्रकार से होते हैं। एक सहायक श्वसन अंग होता है, एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं। एक मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं। मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में हमारा लंग्स आ जाता है और जो एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं उसमें एक्सटर्नल नेरेस, नॉसल पैसेज, ग्रसनी और वायुनाल आ जाता है। तो हम इसको बात करेंगे इसका डायग्राम के माध्यम से। तो ये हमारा डायग्राम है रेस्पिरेटरी सिस्टम का। हमारे ये जो हमारे नॉसल पैसेज होता है, नासिका मार्ग, इसमें नाक से हवा जाती है। नाक के पीछे का भाग होता है, इसमें नाक से ही हवा जाती है। और ये हमारी ओरल कैविटी होती है, मुख होता, जिसमें भोजन जाता है, भोजन लिया जाता है। और ये हमारी ग्रास नली होती है। इसका ये पूछा भी जाता है क्वेश्चन कि ऐसा कौन सा अंग है बॉडी में जो भोजन और सांस दोनों से उससे होकर गुजरते हैं, तो आप बताएंगे ग्रसनी में। फिर हमारा ये आता है एपिग्लॉटिक्स, ये कौवा जिसको बोलते हो, एपिग्लॉटिक्स जो लटका हुआ होता है, इसे घाटी ढक्कन भी कहते हैं। हमारे बड़े कहते हैं कि जब भोजन करते हैं तब हमें बात नहीं करना चाहिए, ताकि एपिग्लॉटिक्स से ही हमारा रेस्पिरेशन और फूड पाइप जुड़े होते हैं। जब हम खाना निगल रहे होते हैं तो हमारा श्वास नली का ढक्कन बंद हो जाता है और खाना ग्रास नली में पहुंच जाता है। फिर हमारा आता है हमारा लिरिक्स मतलब स्वर यंत्र। स्वर यंत्र में क्या होता है कि इसमें एडम एप्पल्स पाए जाते हैं। जो मेल होते हैं उनमें कौआ मतलब टेटुआ बाहर की ओर निकला हुआ होता है, जिसके कारण इनके श्वसन का आकार बढ़ जाता है और पुरुषों की आवाज़ निम्न तारत मतलब लो पिच से होती है, अर्थात मोटी हो जाती है। और महिलाओं में एडम्स एप्पल का विकास नहीं होता है, जिससे उसके जो स्वर यंत्र होता है उसका विकास कम होता है। इसमें आवाज़ पतली व मधुर होती है। फिर आता है हमारा श्वास नली। श्वास नली या गर्दन की ऊपरी लंबाई में स्थित होती है, जिसको ट्रैकिया कहते हैं, स्थित होती है। और यह सी आकार की उपास्थि से निर्मित 16-20 अधूरे छल्लों पाए जाते हैं। ये छल्ले श्वास नली में वायु में ना होने पर चिपकने से रोकते हैं। तो एक क्वेश्चन, ये भाग किसका होता है? ये हमारे वायुनाल का भाग होता है। वायुनाल कितने प्रकार, लंबाई कितनी होती है? 10 से 11 मीटर लंबी होती तथा 1.5 से 2.5 व्यास की यह नलिका होती है। फिर ये जो हमारी ट्रैकिया होती है दो पार्ट्स में डिवाइड होती है, राइट और लेफ्ट लंग्स में, जिन्हें ब्रोंकियाई कहते हैं। ब्रोंकियाई में छोटी छोटी शाखाएं आ जाती हैं, उनको ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। ब्रोंक्यूल्स के बीच में ही ये कूपिका होती है, अंगूर के गुच्छों की भांति में। इसी में हवा भर जाती है और इसी से पता चलता है कि इसी से चेक किया रहता है कि कौन सा रोग हो रहा है। किसी में ब्रोंकियाई अच्छे से वर्क नहीं कर रही होती तो उसमें ब्रोंकियाई अस्थमा हो जाता है। फिर ये देखा होगा आपने कि जो राइट लंग्स है और लेफ़्ट लंग्स है, राइट लंग्स में 3 लोब्स हैं और लेफ़्ट लंग्स में 2 लोब्स हैं। क्योंकि इसमें जो हमारा दिल होता है वो लेफ़्ट की ओर झुका होता है, इसीलिए ये गैप खाली सा होता है। और राइट इसीलिए हमारा बड़ा होता है। और डायाफ्राम का रेस्पिरेशन में बहुत बड़ी भूमिका होती है। क्या इसी के कारण होता है, जब डायाफ्राम हमारा ऊपर जाता है तो हम वायु को शरीर से बाहर निकाल रहे होते हैं, और जब डायाफ्राम हमारा नीचे आ रहा होता है तब हमारा जो लंग्स होते हैं, फेफड़े होते हैं, वो फूल जाते हैं और वायु को
ग्रहण कर रहे होते हैं। कभी कभी पूछ लिया जाता है मैन वोकल्स कॉर्ड कितना उसकी लेंथ होती है, तो 20 mm होती है, और वुमेन वोकल्स कॉर्ड की लेंथ कितनी होती है, 15 mm होती है। फिर पूछ लेता है नासल पैसेज के कार्य क्या होते हैं। नासल पैसेज में नासल पैसेज में बाल भी पाए जाते हैं जो हानिकारक जीवाणुओं को हमारी नाक के अंदर नहीं जाने देते हैं। इसमें प्रतिदिन आधा लीटर तक म्यूकस निकलता है, और इसका कार्य क्या होता है कि यह वायु का तापमान शरीर की ऊष्मा के कारण शरीर के तापमान को बराबर रखते हैं। श्लेष्मा स्राव के कारण का पथ नम रहता है तथा शरीर में प्रवेश करने वाली वायु भी नम हो जाती है। ये इसके कार्य होते हैं। फिर हम डिस्कशन करेंगे ब्रीदिंग और श्वसन में क्या डिफरेंस है। तो क्या बताएंगे आप ब्रीदिंग और श्वसन में डिफरेंस। तो डिफरेंस ये है, पहले श्वसन प्रक्रिया कितने प्रकार की होगी ये जान लीजिए। श्वसन प्रक्रिया हमारी 3 प्रकार की होती है। बाह्य श्वसन, गैसों के शरीर में परिवहन, और आंतरिक कोशिका श्वसन होता है। तो बाह्य श्वसन में क्या होती है कि जैसे ब्रीदिंग बोलते हैं, इसमें CO2 का बाहर निकलना और O2 का ग्रहण करना ही ब्रीदिंग कहलाता है। तो इसमें कौन सी गैस कितनी मात्रा में ली जाती है उसके बारे में बात करेंगे। एयर का शरीर में आना, नाइट्रोजन हमारी 78.9% आती है, ऑक्सीजन 21% आती है, और CO2 हमारा 0.03% आती है। और एयर का शरीर से बाहर निकलने में जो नाइट्रोजन होती है वो हमारी पूरी निकलती है 78.09%, लेकिन ऑक्सीजन जो होती है 70% निकलती है, और CO2 हमारी 4% निकलती है। और सांस द्वारा लगभग 400 ml तक प्रतिदिन पानी हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। तो डिफरेंस भी पूछा जाता है कि डिफरेंस बिटवीन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन। तो आप क्या बताएंगे कि जो ब्रीदिंग होती है यह एक भौतिक प्रक्रिया होती है, और जो रेस्पिरेशन होता है वो कैसी एक प्रक्रिया है, ये एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है। और ब्रीदिंग में एंजाइम की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन रेस्पिरेशन में एंजाइम की आवश्यकता होती है। ब्रीदिंग में ऊर्जा उत्पन्न नहीं होती है, लेकिन रेस्पिरेशन में ऊर्जा उत्पन्न होती है। कल हम डिस्कशन करेंगे कि गैसों का विनिमय कैसे किया जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।